ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम लोग जो है वर्क टाइम से जुड़ा हुआ है, समय और काम से जुड़ा हुआ है। ये इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे, देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। 20 व्यक्तियों को 10 दिन में एक काम पूरा करना है। व्यक्ति कितना है? 20 गो, और उसको कितने दिन में काम करना है? 10 दिन में करना है। कहता है 5 दिन काम करने के बाद उन्हें एहसास होता है, मतलब 20 व्यक्ति को एहसास होता है 5 दिन काम करने के बाद कि केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ। मतलब 5 दिन जो काम करता है, पूरा काम का मात्र जो है 1/4 काम पूरा करता है। जब 20 व्यक्ति 5 दिन तक काम करता है तो उसको एहसास होता है कि भाई टोटल काम जो हमने किया वह जो है 1/4 ही हो पाया, जो काम को जो टास्क मिला था उसका टास्क। अब इस काम को समय पर पूरा करने के लिए उन्हें और कितना व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मतलब ये 5 दिन काम कर चुके हैं, नेक्स्ट 5 दिन में और एक्स्ट्रा कितना व्यक्ति चाहिए इस 20 व्यक्ति को साथ देने के लिए, ताकि काम को जो है वह अगले 5 दिन में पूरा कर ले। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसका सिंपल फंडा है कि जो इस तरह के जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, इसको बनाने का जो टेक्निक है कि देखिए नंबर ऑफ मैन पावर हो गया, कि मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, व्यक्ति जो भी हो, और नंबर ऑफ डेज जो होगा, ये दोनों का जो प्रोडक्ट देगा वो वर्क फंक्शन देगा। ये वर्क फंक्शन होगा। कहने का मतलब है जो वर्क जो होगा वह डिपेंड करेगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैन के। वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ डेज का। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसके जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये वर्क मतलब कार्य जो होता है, कार्य जो है वह समानुपाती होंगे किसके? जो मैन पावर्स होंगे उसके। कार्य जो समानुपाती होंगे किसके? जो नंबर ऑफ डेज जो काम करेंगे, जितने दिन के काम करेंगे उसके होंगे। मतलब जितना ज़्यादा दिन करेंगे उतना ज़्यादा कम होगा, जितना ज़्यादा व्यक्ति काम करने में लगेंगे उतना जल्दी कम होगा। अब ये बातें जो है ये हो गया आपका कार्य का जो होगा, जो मैन पावर हो गया, और नंबर ऑफ डेज, नंबर दिनों की जो संख्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वर्क के बराबर। अब वर्क क्या है भाई? एक जो है गड्ढा को खाना है। मान लीजिए कि गड्ढा है या कोई भी काम है, ये मतलब क्या कहते हैं, एक कुआं टाइप का कोई चीज़ मान लीजिए खाना है इसको। जब 20 आदमी खटता है इस काम करने के लिए, कितना दिन खटता है? 5 दिन खटता है, तो ये काम का जो है 1/4 हिस्सा ही कर पाता है। मतलब ये जो है गड्ढा जो है नीचे 1/4 ही भर पाता है। या मतलब एक ड्रम है या एक टंकी है, उसमें मान लीजिए बाल्टी पानी भरना है, तो उसका कितना 1/4 ही भर पाता है। कितना आदमी? 20 आदमी। कितना दिन काम करके? 5 दिन काम करके। अब ये चीज जो है, अब कहता है कि जो शेष इसको जो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और इसको जो 20 के अलावा कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह के जो प्रश्न है, ये जो देखो इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि जिसमें नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ डेज दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यही दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा? वर्क फंक्शन को देगा। और ये वर्क फंक्शन जो होंगे ये डिपेंड किस पर करेंगे? ये डायरेक्टली डिपेंड करेंगे किस पे? नंबर ऑफ व्यक्ति जो काम करने में इन्वॉल्व होंगे। और ये डिपेंड करेंगे क्या? नंबर ऑफ डेज, कितना दिन तक इसको काम, मतलब जितना ज़्यादा दिन तक काम करेंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा। और मैक्सिमम जो हम लोग मतलब एक वर्क कंप्लीट होने का मतलब समझते हैं, एक वर्क कंप्लीट का मतलब होता है 1। अगर कोई कार्य एक है तो इसका मतलब हुआ कि एक कार्य फिनिश हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि जो 20 आदमी है, आदमी कितने हैं? 20 आदमी है। कितना दिन तक काम करता है भाई? 5 दिन तक काम करता है। तो कितना हो गया? 20 पंचे 100। ये 100 मैन इंटू डेज हो गया। ठीक है, 100 मैन इंटू डेज जो है ये वर्क का कितना हिस्सा हो पाता है भाई? 1/4 हिस्सा ही हो पाता है। इसका मतलब इसको जब इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400 मैन इंटू डेज बराबर 1 होगा। मतलब एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए इसके नंबर ऑफ जो मैन एंड डेज जो होगा वह कितना होगा? अगर एक व्यक्ति करेगा तो उसको 400 दिन करना पड़ेगा। 400 व्यक्ति अगर इस काम को करेगा तो एक दिन में फिनिश करेगा। इसका तात्पर्य यही हुआ 400 मैन इंटू डेज इज इक्वल टू 1 मीन्स if 400 persons to work in a day that complete in 1 day। अगर 400 व्यक्ति एक दिन काम करता हो तो वह कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? एक दिन में कंप्लीट होगा। मतलब 400 मैन कैन डू दिस वर्क इन सिंगल डे, मतलब एक दिन में कम होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए 40 व्यक्ति की बात होगी तो क्या हो जाएगा? 400 को अगर कहेगा 400 MD है बराबर 1 है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 40 व्यक्ति अगर करेगा 40 × 10 हो गया, मतलब 40 अगर मैन पावर लीजिएगा 10 दिन में कम होगा। अगर आप
200 लीजिए, ये 2 दिन में कंप्लीट होगा, मतलब 200 मैन पावर लीजिएगा 2 दिन में कंप्लीट होगा, दो अगर मैन पावर लीजिएगा तो 200 दिन में कंप्लीट होगा। इसका यही फंक्शन है। अब कहता है कि इस काइज का जो है मतलब ये आपको हो गया, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो वर्क जो होता है 5 डेज में जो है 5 दिन में जो होता है इसका 100 मैन इंटू डेज होता है, क्योंकि 20 दिन जब कम करेगा 20 आदमी जब 5 दिन कम करेगा तो 20 आदमी मतलब मैन हो गया, 5 डेज हो गया। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 m इंटू डी हो गया। अब जो है ये 100 m इंटू डी हो गया, अब बच रहा है कितना 300 md। 300 md जो है ये 300 md अब कितने दिन में पूरा करेगा, यही बात हो रही है। आदमी मेरे पास कितना है 20 है, आदमी कितना है 20 है, और कहता कितने आदमी की जरूरत है, मान लीजिए x आदमी की जरूरत है, और कितना दिन और उसको समय मिल रहा है 5 दिन मिल रहा है, और इसको पूरा कितना दिन में करना 300 दिन में करना। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 20 जोड़ x इज इक्वल टू 300/5, ये हो जाएगा आपका 60, x इज इक्वल टू 60 माइनस 20, x इज इक्वल टू 40। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये है कैसे बनेगा कैसे। अब देखिए 5 डेज जो आपने 5 दिन जो कम किया, 5 दिन का जो कम किया 20 आदमी, तो कितना हो गया 100 हो गया, 100 m इंटू डी। और उसके बाद की बात जो हो रही है वो बात हो रही है कितना, वो बात हो रही है आपका शेष जो 5 दिन बच रहा है उसमें वो कंप्लीट हो जाए। तो शेष जो बच रहा है, शेष जो md बच रहा है, हमको 300 md बच रहा है m इंटू डी। अब 300 md के लिए हमारे पास जो 20 आदमी कितना जोड़ देंगे, 20 आदमी अगर 40 आदमी जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 60 आदमी, और 60 आदमी 5 दिन इसको फिनिश कर देगा नेक्स्ट 5 दिन में, 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300 m इंटू टी। ये इजी है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कैसे जो है हम लोग वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। बस यही अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें 40 आदमी अतिरिक्त इसको जरूरत होगा इस काम को करने की, और आसानी से तो इस काम को हम लोग कर सकते हैं और प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है इसको अब देखो इसमें कहते हैं यदि x एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सी सही नहीं है। अगर x कहता है एक ऋणात्मक संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x लेस देन 0 हो गया, x लेस देन 0 हो गया। यदि एक ऋणात्मक संख्या x ऋणात्मक संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। अब इसे पहला जो व्यक्ति का पहला जो कंसीडर्स कर रहा है उसमें कहता है कोई धन पूर्णांक k है, x क्या है x लेस देन 0 है, कोई धन पूर्णांक k है। तो कोई धन पूर्णांक कोई k है, तो k क्या है एक इंटीजर्स है, और वो कैसा इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स है। धन पूर्णांक मतलब नेचुरल नंबर, धन पूर्णांक का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो कोई भी जो निगेटिव नंबर है उसको अगर हम लोग पॉजिटिव किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निगेटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट आप ऐसे ही कर दोगे क्योंकि x ग्रेटर देन 0 कर रहा है और x क्या है ऋणात्मक है, तो ये जो है कोई धन पूर्णांक k है, k ऐसा है जो कि kx ग्रेटर देन 0 है। तो कोई धन पूर्णांक k होगा ही नहीं जो इसको 0 बना सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, k को माइनस में आना पड़ेगा और निगेटिव होना पड़ेगा, तभी उसको 0 बना पाएगा, तभी ग्रेटर देन 0 बनाएगा। क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होगा, क्योंकि x क्या है x खुद निगेटिव है, तो k को भी निगेटिव होना होगा, नेगेटिव गुना निगेटिव तब पॉजिटिव होगा, इसलिए दोनों को ऋण होगा तभी। और k क्या पूर्णांक है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। यदि x एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या तो निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है, एक सही नहीं है। इसका मतलब एक सही नहीं है, सही बात है, एक सही नहीं है। हमेशा x² प्लस x ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए x अगर निगेटिव है, x अगर क्या है निगेटिव है तो x² ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात सही है। लेकिन अगर x² ग्रेटर देन 0 होता है तो अब ये जरूरी नहीं है कि x² प्लस x ग्रेटर देन 0 हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि आप x इज इक्वल टू -1/4 लीजिए, 2 लीजिए, जो भी हो लीजिए, तो x² आपका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब x² माइनस जो है आप x² प्लस x कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x² तो 1/4 हो गया और x कितना है -1/2 है। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये -1/4 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये भी बातें जो है सही नहीं है। कौन सी बात है, दूसरा नंबर कि x² प्लस x ग्रेटर देन 0 ये ऑलवेज नहीं होगा,
क्योंकि इसका जो ब्रेक डाउन जो है, इसको जो तोड़ेगा, जो केसेस जो इसको ब्रेक करने वाला जो केसेस है वो क्या है कि 0 और 1 के बीच में, सॉरी 0 और -1 के बीच का कोई भी नंबर अगर लेते हैं, एनी नंबर इफ यू टेक्स फ्रॉम -1 टू बिटवीन -1 और 0 एंड 0, इट वायलेट दिस इनइक्वालिटीज। ये जो इनइक्वालिटी एक है, इसको क्या करेगा, वायलेट करेगा, इसको लागू नहीं होने देगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा, एक्सेप्शन केस बनाएगा। ये सब जगह लागू होती है, लेकिन वो उस जगह से -1 और 0 के बीच में लागू। कोई भी नंबर -1 और 0 के बीच का जब लेंगे तो ये जो हमेशा जो कह रहा है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक नंबर भी गलत निकल गया और 2 नंबर भी गलत हो गया स्टेटमेंट। अब हम लोग तीसरा नंबर पर देखते हैं। तीसरा कहता है कि 2x लेस देन x लेस देन -x। जैसे 2x है, कहता है लेस देन x माइनस लेस देन। ये सही होगा, ये इसलिए सही होगा क्योंकि x निगेटिव है और इसका दुगुना करेगा तो बड़ा निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब इससे छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू -1 लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो -x है तो -x मतलब हो गया -1 लीजिए तो +1 हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा -2 जो हो जाएगा वो उससे बड़ा हो जाएगा -1, और इससे जो है बड़ा हो जाएगा +1। तो ये जो है किसी भी नंबर के लिए लागू होती है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी अगर मतलब क्या x किसी भी नंबर के लिए लागू नहीं है। x जब निगेटिव हो, जब x लेस देन 0 हो, तब ये बातें लागू होगी। तो इसका मतलब जो 3 नंबर है जो है 2x लेस देन x लेस देन -x, ये जो है स्टेटमेंट क्या है, यह स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट सही है, 3 जो है सही है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, चौथा पर देखते हैं। चौथा का तक x² जो है हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक क्या कहता है, परिमेय संख्या होगी। तो x² हमेशा परिमेय संख्या होगी। ये क्या कह रहा है, x² हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। यदि x एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है और उस परिस्थिति में पूछ रहा है कि अगर x² लेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया जाए हम लोग अगर वास्तविक नंबर में ही कोई नंबर ले लिए, मान लीजिए x ले लिया -√4 ले लिए, तो x इक्वल टू -√4 लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 को पावर 1/3। अगर इसका स्क्वायर लेते तो क्या हो जाता, -4 को पावर 1/3, और इस पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये माइनस साइड लेंगे हम लोग, तो ये प्लस भले हो सकता है, तो 4 पावर कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 4 जो है 4 टू द पावर 2/3, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब जो 4 नंबर जो स्टेटमेंट है वो भी ऑलवेज ट्रू होगा, ये बात सही नहीं है। परिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा गलत है। तो 1 गलत, 2 गलत, 4 गलत, 1 2 4 बी में हो गया, तो आंसर इसका बी हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है 2x² + xy - 3y। कहता है कि इसका जो भी रैखिक गुणनखंड होंगे, जो इसके लीनियर जो गुणनखंड जो होंगे x और y में, ठीक है, का योगफल क्या होगा, मतलब फिर उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो क्या होगा। तो ये जो है आपको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले रैखिक गुणनखंड देखते हैं हम लोग, इसका कैसा फैक्टराइजेशन होगा। जैसे ये इसके हम देख रहे हैं 3 है, यहाँ है 2 × 3 करेंगे हम लोग, तो इसका जो भी ऑप्शन आ सकता है और क्या क्या आ सकता है, 1 6 आएगा, 2 3 आएगा, यही आएगा, 2 3 और 1 6 आएगा। अब इसमें जो है इसका यहाँ 1 है, तो 2 3 में 2 घटा दीजिएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 जो यहाँ पर दिख रहा है, एक लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, 1 इसमें है, तो ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 2x² और 1 को लिख सकते हैं 3 घटा 2 लिख सकते हैं 3 - 2 × xy - 3y²। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस क्या 3xy - 2xy - 3y²। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 2x कॉमन ले लिया, सॉरी x कॉमन ले लिया। हमारे पास बचेगा क्या, 2x + 3y बचेगा। इसमें हम लोगों ने -y कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, 2x + 3y बचेगा। तो x - y हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 2x + 3y। मतलब फिर 2x + 3y इधर से राइट साइड से कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x - y बचेगा।
या इसको कॉमन लीजिएगा तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, इसी टर्म को कॉमन ले लीजिए तो 2x + 3y, तो क्या बचेगा आपका, इसमें x बच गया, इसमें y बचेगा, x - y। अब कहता है जो भी आपके पास प्राप्त हुआ, जो भी आपके पास प्राप्त हुआ, अब उसका कहता है कि जो ये लीनियर प्रोडक्ट, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री, इसकी भी डिग्री 1 है। तो जब सब टर्म की डिग्री सेम हो, 1 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर हो गया ये। अब कहता है कि दोनों का जो है सम जो है क्या होगा, तो आपके पास क्या है 2x + 3y है, फिर इसको जोड़ दीजिए आप, ये जोड़ने के लिए कहता है जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी इसका लीनियर फैक्टर आ रहा है, इसको जोड़ देना है। तो इसको ऐड कीजिएगा, एगो ई फैक्टर होगा, ये ई फैक्टर होता है, क्या हो जाएगा 2x + 3y + x - y, x + 2x कीजिएगा, क्या हो जाएगा 3x हो गया, क्योंकि x वाले टर्म के साथ जोड़ेंगे, और 3y में y को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 2y हो जाएगा, 3x + 2y हो गया, 3x + 2y हो गया ये। x + 2y हो गया, 3x + 2y, तो 3x + 2y किस में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या आता है, निम्नलिखित में किस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। आपके पास दिया हुआ है कि 3 जो इक्वेशंस दिया हुआ है A B C D। अब इसमें कहता है कौन सा इक्वेशंस है जिसका रूट्स जो है वास्तविक नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल फंडा है कि इसका जो D जो होता है, डिस्क्रिमिनैंट का जो फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग लिखते हैं D = B² - 4AC। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या आता है, डिस्क्रिमिनैंट्स का D = B² - 4AC। वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए कि D > 0 होना चाहिए, और इमेजिनरी या काल्पनिक के लिए जो होना चाहिए वो D <0 होना चाहिए। ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है, और इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सब पर अगर ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग रेंडमली देखेंगे। जैसे देखिए इसमें सब प्लस टर्म है, इसको सिंपली देखेंगे, B कितना है 16 है, B कितना 6, हमको देखना तो वास्तविक मूल नहीं है। तो ये जो B 16 है, 16 पे स्क्वायर, तो इसे बहुत बड़ा दिख रहा है, 16 पर स्क्वायर है, -4AC, ये कितना 2 है, और C कितना 3 है, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये बहुत छोटा होगा, और ये क्या है बहुत बड़ा है, 16 16 9 2 56, मतलब 256 होता है ये। तो 256 में 4 दूना 4 तिया 12 दूना 24 होता है, ये बहुत छोटा हो गया, तो इसमें ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा D > 0। तो ये तो दिख रहा है वास्तविक है, वैसे ये भी दिख रहा है 10 है, बहुत बड़ा है, 10 और 100 जब भी करेंगे 4 2 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो उससे कम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 पर स्क्वायर - 4 × 2 × C - 1। तो ऑफकोर्स जो है ये क्या हो गया 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये -4 दूना 8 हो गया, तो 108 हो गया, ये भी > 0 होगा, ये भी वास्तविक हो। वैसे इसको भी देखिएगा कि ये भी वास्तविक है, क्योंकि B है -B पर स्क्वायर है, -8 हो जाएगा, उस पर स्क्वायर कर दीजिएगा 64, तो क्या हो जाएगा -B है, तो 8 पर स्क्वायर 64 हो गया, -4AC, 4A1 है, C भी 1 है, तो ये कितना होगा 64 हो गया, और ये कितना 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये भी > 0, तो मतलब 1 2 3 तीनों वास्तविक ही है, तीनों D > 0 है, तो इसका तीनों को वास्तविक है, तो वास्तविक नहीं होगा तो लास्ट में निश्चित रूप से लास्ट में नहीं होगा, जांच करने की भी जरूरत नहीं है, पहले ही पता चल जाएगा हम लोगों को। जैसे 9 9 × 81 होता है, और हम लोगों के पास क्या है फिर 4 और 6 है, तो इसमें क्या करेंगे 4 × A के जगह कितना है 4 है, और C के जगह कितना है 6 है, तो इसमें क्या करेंगे 4 × 4 × 6, तो ये निश्चित रूप से जो है 81 से बड़ा होगा, 7 16 16, ये है कितना 4 16 16 16 85 96, ये 96 हो जाएगा, 81 - 96, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव होगा, जो भी आएगा माइनस तो बड़ा ही है। तो ये जो हो गया आपका वास्तविक रूट्स जो है वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। ये कुछ प्रश्न थे मैंने आपको बनाया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी तरह किसी अन्य टॉपिक को याद